This meeting is being recorded. अच्छा चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूटन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमने मॉर्निंग क्या किया? सर। गुड मॉर्निंग। सर आप हमने टेस्ट रिपीट कर सकते कब है? टेस्ट का मैंने बताया कल डिस्कशन होगा, डाउट क्लास होगा, ठीक है। अगर जो भी तुम लोग के डाउट्स है, आप डाउट क्या करना, ग्रुप में भेज देना। अगर डाउट क्वेश्चन पे कोई डाउट है, डाउट को ग्रुप में भेज देना। कोई कंसेप्ट में डाउट है तो उसी समय पूछना, उसी समय बता दूंगा, ठीक है। और फ्राइडे को टेस्ट होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट होगा। तो जनरली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, या एक दो सब्जेक्टिव भी दे सकता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बहुत चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव ही दो। तो एनएलएम सबको क्लियर है ना टेस्ट के बारे में? सर टाइमिंग? टाइमिंग भाई जो क्लास का यूजुअल टाइम रहेगा, क्लास का या तो यूजुअल टाइम रहेगा या आफ्टर द क्लास। मैं देखता हूँ कैसे मैनेज हो पाता है। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको फर्स्ट लॉ बता दिया है। फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझा दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर दो लॉ आता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल ट्राई टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल ट्राई टू रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। सेकेंड लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लॉ जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स है। सेकेंड लॉ जो होगा वहां से आप क्या करोगे, फोर्स का एक फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, फोर्स को क्वांटिटी वाइज फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to force applied, is proportional to is proportional to force applied। ये स्टेटमेंट है। अगर कोई बोलता है कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो वो गलत बोलता है। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमेशा करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो एक सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन में करेक्ट होता है, और वो भी उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो उसका डेफिनेशन नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब अगर आप ये डेफिनेशन देखोगे तो दो वर्ड आ रहा है, एक तो वर्ड आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा वर्ड आ रहा है रेट। अब मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोमेंटम शायद आपको याद हो, मोमेंटम जो है, मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। तो आप ऐसा बोलोगे कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम। और वो जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे, आप ये बोलोगे एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, एनी ऑब्जेक्ट which is moving, any object which is moving has some momentum, has some momentum। अब ये जो मोमेंटम है ना, इस मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे, p से डिनोट करेंगे, एंड दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और p वेक्टर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास और वेलोसिटी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर या मोमेंटम वेक्टर is parallel to velocity vector। अगर ये एक्सप्रेशन है मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर, सिंस ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा टू दैट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जैसा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वही मोमेंटम वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो ये तो मैंने मोमेंटम का बारे में बता दिया कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम में क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहला बात मोमेंटम में जो आप याद रखोगे वो बोलोगे कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम। Momentum of any object is denoted by p and it is a vector quantity।
this momentum by definition it is given as m times of v vector. इसका मतलब क्या है कि if somebody wants to calculate the magnitude of this momentum, तो magnitude of this momentum will be simply mass into magnitude of velocity. But in sense of direction, in sense of direction or in sense of vector, if somebody asks what is the definition of momentum, तो you have to say momentum vector is equal to mass into velocity vector. इसका ये मतलब होता है कि जो velocity vector का direction होगा, that will momentum vector का भी same direction होना चाहिए. अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये रेट वाला वर्ड दिख जाए किसी भी फिजिक्स के डेफिनेशन में, अगर ये रेट वाला वर्ड दिख जाए, इसका मतलब आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इंप्लाइज फोर्स वेक्टर, ये जो फोर्स वेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी अपॉन डी टी ऑफ मोमेंटम वेक्टर. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया कि आपको चेंज, ये डीपी वेक्टर मतलब चेंज इन मोमेंटम हो गया, डीटी मतलब चेंज ऑफ टाइम. तो रेट का मतलब चेंज इन टाइम से डिवाइड करना होता है. तो फोर्स, अगर आप इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखते तो आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाता, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर अपॉन डीटी. किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सर मुझे एक डाउट है. हाँ बोलो स्वागत. सर आपने जो डेफिनेशन लिखा, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग हैज सम मोमेंटम, सर तो फिर क्या मोमेंटम फोर्स के साथ सेम होता है क्या? नहीं 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 नहीं. ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब उसके पास मोमेंटम है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा ना. यस सर. ठीक है, तो फोर्स और मोमेंटम तो अलग अलग बात है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. अच्छा अभी देखो, अब ये जो डेफिनेशन आया है, फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी ऑफ मोमेंटम वेक्टर. तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या? ऐसा आपने लोअर क्लासेस में शायद पढ़ा हो. यस सर. ओके, मैंने बोला कि जो फोर्स वेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d अपॉन dt ऑफ मोमेंटम वेक्टर. मोमेंटम वेक्टर के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है, m टाइम्स ऑफ v वेक्टर. मान लेते हैं कि मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. ऐसा मान लिया जाए, इफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. अब मास हमेशा कांस्टेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. जैसे ये मास कब वेरिएबल हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एक बलून है, बलून के अंदर सैंड फिल करके रख दिया है. अब जैसे आप बलून को पंक्चर करोगे तो सैंड उसमें से गिरना स्टार्ट हो जाएगा. अब जब वो सैंड गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में वो जो कंटेनर है या वो जो सैंड वाला जो बैग है उसका मास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा. वो समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो वो वेरिएबल मास भी हमारे पास आएगा थोड़ा बहुत. वैसे वो सिलेबस में मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वेरिएबल मास के कंसेप्ट से ही रॉकेट प्रपोल्शन पढ़ना होता है. रॉकेट जो ऊपर भागती है उसका भी रीजन हम देंगे, तो वो बाद में आएगा. वो आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन का एक चैप्टर आएगा हमारे पास, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे. सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा कोई टॉपिक आएगा. सॉरी, सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर होगा उसमें हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, तो वहां पे सीखेंगे. अभी आपको क्या करना है, अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखोगे कि मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. तो अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. तो आप ऐसा लिखोगे एफ वेक्टर. अच्छा, फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को भगाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है. अब सर 1 क्यों है, 2 क्यों है, 3 क्यों है, इसके पीछे परेशान नहीं होना, ये बाय डेफिनेशन है. तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, m को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ v वेक्टर. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आता है फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर. तो अभी अगर आप देखोगे तो न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. ये तभी तक सही है जब सिस्टम का मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अगर सिस्टम का मास चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया है वो चेंज हो जाएगा. इसलिए कभी कोई अगर पूछे कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपको हमेशा ये बोलना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. And if mass is of the system is constant,
then force vector can be written as mass into acceleration vector. अब ये स्टेटमेंट को देख के साफ साफ आप ये बता सकते हो कि the acceleration vector will be parallel to force vector. इसका क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा पार्टिकल पर, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलेगा. और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप ऐसा लिख दोगे, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू अम्मा, ये लिख दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिजिक्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन फोर्स इज इक्वल टू मां, ये आ जाएगा. आया क्या समझ में? यस सर. क्लियर है सबको? Yes, sir. न्यूटन सेकंड लॉ इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स. यहां से आप क्या कर सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था उसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने पे हमारे पास ये आ रहा है F वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a वेक्टर. क्लियर है क्या? यस सर. ओके. अब मान लो ना ये न्यूटन सेकंड लॉ में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था. ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास ले लेते हैं, कितना ले ले, 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल स्पीड कितना है, ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था. 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था. सपोज हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया. कितना फोर्स अप्लाई किया, तो कोई तो आप, मैंने क्या किया, इसमें 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. ठीक है. तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, if 30 न्यूटन ऑफ फोर्स is acting, if 30 newton of force is acting on 10 kg particle, if 30 newton of force is acting on 10 kg particle for 15 second, then find the final speed, then find the final velocity, लिख लो, then find the final velocity and momentum of 10 kg particle. Find the final velocity and momentum of 10 kg particle. एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ. कोशिश करोगे क्या? शायद ऐसे क्वेश्चन क्लास 9 में आपने सॉल्व किया हो. ट्राई करके देखते हैं. एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लोअर क्लास के बच्चे, मतलब मैं अभी 9th का एक बैच लेता हूं तो 9th के एक बैच में मैं ये पढ़ाता हूं, वहां पे बच्चे कर लेते हैं. मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर, लेकिन मैंने बस ऐसा बता दिया कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस लोअर बैच के स्टूडेंट्स को भी दिया था तो उन्होंने कर लिया था. सर 65 एक आंसर हमारे पास आया 65. ओके, देखते हैं दीपांजन. $39 पार्टिसिपेंट्स है. अबिप्सा दलाई, अबिप्सा आपने सॉल्व कर लिया क्या? अबिप्सा, ये अच्छा नहीं लगता यार, आप लोग ना मीटिंग पे आ जाते हो, लॉगिन कर लेते हो, फिर गायब हो जाते हो. अग्नेया, अग्नेया आप हो मीटिंग में? नहीं. सर वो 20 मीटर पर सेकंड क्या है? इनिशियल स्पीड था. 20 मीटर पर सेकंड वाज द इनिशियल स्पीड. ओके सर. अनुकंपा, यस सर. अनुकंपा आपने सॉल्व कर लिया? नहीं सर, कर रही हूँ. ओके, ठीक है. और कौन है? अर्पित रहता, आरूप कुमार. यस सर. आरूप समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना है क्वेश्चन में? यस सर. फर्स्ट का 65 होगा. उसकी आया फाइनल वेलोसिटी आया 65 और मोमेंटम आया 650. ओके, देखते हैं. 65 एंड 650. ओके, मेरा 65 650 नहीं सर, 450 होगा मोमेंटम. 460 होगा, जो भी होगा देखते हैं. 450. ठीक है, देखेंगे. और कौन है? ईशानी दास. यस सर, कर रही हूँ. ओके, ठीक है. सर. हाँ सर 450. सर फाइनल वेलोसिटी आया 60.
65. 65 and momentum, final momentum. रवि सर 650 होगा क्या? सर 450. सर 450 होगा। सर देखते हैं। Sir, रविकुल 460. चौधरी, सर रविकुल आपने सॉल्व किया क्या? सर आई एम डूइंग सर। आई एम डूइंग, ओके ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत लोग का आंसर आ गया, बहुत लोग ट्राइंग में हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे क्या है ना, सर आप 450 आ रहा है सर। 450 आ रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक्चुअल में दोनों में एक ही बात, एक तरीके से ही सॉल्व करें, बस दो अलग अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे मान लो अगर आप देखोगे तो आपके पास ना ये गिवन है, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट करेंगे उसका वैल्यू गिवन है 30 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट का मास भी आपको गिवन है। तो नेट फोर्स गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, मतलब आप पार्टिकल यूजिंग न्यूटन सेकंड फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए, आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसको यूज करके अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय m। अच्छा, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग वाज 30 न्यूटन, और कितने मास के ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा था, 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा था। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल गया, अब देखो उन्होंने और क्या क्या दे रखा है। उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी आपको बता रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो पार्टिकल पे क्रिएट हुआ उसका वैल्यू था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने टाइम के लिए पार्टिकल मूव करता है, कितने टाइम के लिए पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था 15 सेकंड के लिए, ठीक है। मतलब 15 सेकंड के बाद अपने को जानना है फाइनल वेलोसिटी। u पता है, a पता है, t पता है, कैलकुलेट करना है v। तो v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला अगर यूज किया जाए, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो एक एक करके सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू u के प्लेस में पुट कर दिया हमने 20, एक्सेलरेशन हो रहा था तो हमने एक्सेलरेशन वैल्यू कितना पुट कर दिया, एक्सेलरेशन 3 था, और कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा था, 15 सेकंड के लिए। तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, 45 में 20 ऐड करोगे तो हो जाएगा 65 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है तो आप फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। आप पी फाइनल को क्या लिखोगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 10 है, वेलोसिटी का वैल्यू है 65 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 650 kg मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी योर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आसान है क्या? Yes, sir. सर Yes, sir. सेम क्वेश्चन को मान लो ये पूछा गया होता कि वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना। हमने क्या बोला कि फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मैं फोर्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं हाँ क्या? सर सेकेंड मेथड है। हमने बोला कि फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी वाले टर्म को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसको और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये हो जाएगा फोर्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फोर्स हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा था हमारे ऑब्जेक्ट में, तो फोर्स एक्टिंग वाज 30। अच्छा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये टाइम इंटरवल 15 सेकंड्स का दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 15 इज इक्वल टू पी फाइनल कैलकुलेट करना है, और पी इनिशियल अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इनिशियल जो वेलोसिटी, सॉरी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 10 एंड इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग वाज 20। तो ये माइनस 200 को जब आप इधर भेजोगे प्लस 200 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर पी फाइनल ऑफ द सिस्टम जो है वो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 650 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है क्या ऐसा? Yes, sir. तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन कैसा है? सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाना। प्रीवियस, एक मिनट रुक जाओ, हट जा, प्रीवियस, हाँ बोलो, कोई सर डाउट? यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है क्या? हाँ, नहीं मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा मतलब पार्टिकल का मोमेंटम हर इंस्टेंट का चेंज होगा। जैसे स्टार्टिंग का मोमेंटम 200 है, 10 इंटू 20 200, फाइनल मोमेंटम हो गया 10 इंटू 65 650, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। और लॉजिकल भी है, अगर तुमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अगर चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो मोमेंटम, अगर फोर्स अप्लाई हुआ है मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर बट इधर क्वेश्चन में मोमेंटम खाली मोमेंटम है और आपने नेक्स्ट वाले में फाइनल मोमेंटम पूछा है, तो दोनों सेम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी मैंने फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम दोनों का एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अगर पूछा होता तो इनिशियल मोमेंटम तो 10 इंटू 20 कर देते, ठीक है ना। सर मेरे को यहाँ से मोमेंटम निकालना है, फिर फाइनल मोमेंटम आप बोलो। नहीं नहीं, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब 15 सेकंड के बाद का क्या मोमेंटम होगा वो कैलकुलेट करना है। हाँ सर समझ में आया। ठीक है ना, ओके। अच्छा, 15 सेकंड के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा क्या, ये भागता रहेगा, और भागता रहेगा तो कितने स्पीड से भागता रहेगा? मैंने 30 न्यूटन का फोर्स 15 सेकंड तक अप्लाई किया था, उसके बाद क्या होगा? जैसे एग्जैक्टली 15 सेकंड पे क्या हुआ है, एग्जैक्टली 15 सेकंड पे ये जो 10 kg वाला पार्टिकल है उसका जो स्पीड है वो 65 मीटर पर सेकंड का हो गया है। इसके बाद क्या होगा? मैं फोर्स नहीं लगा रहा, इसके बाद क्या होगा? सर रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा। कौन करेगा रिटार्डेशन? अगर रिटार्डेशन होगा बोल रहे हैं तो कौन करेगा रिटार्डेशन? सर कोई Friction? फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या यहाँ पे? 30 न्यूटन का जो फोर्स था वो तो सिर्फ 15 सेकंड तक एक्ट हो रहा था, इसके बाद कोई फोर्स और दिख रहा है क्या? तो उधर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों में। क्यों क्यों? अगर फ्रिक्शनल फोर्स आना है तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों आएगा? तो उधर तेल गिरा होगा या साफ होगा। सर इधर हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा था इसलिए। अरे ठीक है, मान लो हमारा है, यहाँ पर अगर 30 न्यूटन का हमने फोर्स बोला, मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे आ गया? और जब तक मेंशन नहीं वो 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसको कट ऑफ कर दिया, फिर वो जो फोर्स है 30 न्यूटन का वो कम हो गया। नहीं 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 नहीं, जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो कि जो सरफेस है वो रफ है या सरफेस से फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तब तक आप फ्रिक्शन नहीं मानोगे। तो अगर यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि कोई फ्रिक्शन है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब आफ्टर 15 सेकंड अगर बात किया जाए तो 15 सेकंड के बाद इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो अगर इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अपने स्टेट को मेंटेन करेगा। स्टेट को मेंटेन करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, 65 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक इन्होंने नहीं बोला कोई फ्रिक्शन है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि कोई फ्रिक्शन है तो अपनी मर्जी से कोई फ्रिक्शन नहीं मानेंगे। आया क्या समझ में? सर तो फर्स्ट लॉ यूज कर रहा है ना। फर्स्ट लॉ यूज करेंगे आफ्टर 15, देखो 0 to 15 सेकंड फोर्स आपने अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन मिला तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा था, लेकिन 15 सेकंड के बाद ये फोर्स गायब हो गया। 15 सेकंड के बाद ये फोर्स अगर गायब हो गया और कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, 65 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। और देखो फोर्स अप्लाइड जीरो है तो मोमेंटम का चेंज भी जीरो होगा, यहाँ पर भी 65 होगा, यहाँ पर भी 65 होगा। अनंत काल तक अगर ये चलता रहेगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स अगर इसको नहीं मिला तो ये हमेशा इसका मोमेंटम जो है वो 650 का रहेगा। मतलब हम रहे ना रहे, इसका मोमेंटम हमेशा 650 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड का रहेगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। सबको Yes, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सर अच्छा, अब मान लो इसी में एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है?
सपोज द क्वेश्चन कैसा है कि कोई ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पास एक इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड का ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड का। सपोज 10 kg इसका मास है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है what retarding force must be applied, what retarding force must be applied so as to bring the object at rest in 4 seconds। सपोज ये क्वेश्चन है, ट्राई करोगे क्या? यस सर। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या क्या गिवन और क्या पूछा गया है। कुछ लोग है ना जो आंसर नहीं बताते कभी। शाश्वती -125 देखते हैं, एक आंसर आ गया मेरे पास -125। शाश्वती आपने सॉल्व कर लिया क्या? शाश्वती स्वाइन is not in the meeting, very nice। और मास नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, मास नेगेटिव कैसे हो सकता है? सॉरी सर, फोर्स नेगेटिव हो सकता है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का नेगेटिव होने का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना होगा तो फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके सर। हाँ सर -125। -120 माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे? सर वो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ऑपोजिट टू विच, मतलब कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में सर वो लेफ्ट के डायरेक्शन में। ओके ठीक है, चेक करते हैं। 2-3 लोगों का आंसर आया है, मेरे को नहीं पता सही कि गलत है, लेकिन आंसर आया। -12.5 मीटर पर सेकंड। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, रिटार्डिंग फोर्स। अभी -125 आया। -125 ठीक है, देखते हैं। यस सर -125। -125 ठीक है, बहुत लोग आंसर -125 आ रहा है। सर -125 ठीक है। और कोई चैंपियंस होगा, चैंपियंस जो चाहेगा कि सर मेरा भी आंसर नोट कर लो सर। कोई कुछ अलग आंसर बताना चाह रहा है क्या? अबिप्सा आप मीटिंग में आ गए अभी? अबिप्सा और अग्नेया, अच्छा ठीक है, मैं इनको ग्रुप में बताता हूँ। हाँ, और किसी का आंसर नहीं आया? और किसी का आंसर आया? बोलो। -125 न्यूटन्स। -125 ओके। मैं मीटिंग के बाद इनको नहीं अभी बता देता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में। कौन सा क्लास है हमारा? क्लास M2 है ना, M2 कहाँ गया M2? आंसर लेके आएंगे। So -125. ओके Yes, sir. So 125 in the opposite direction. 125 in the opposite direction।
ठीक है, बहुत लोग आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं। देखो अब इन्होंने क्या बोला कि दिस ऑब्जेक्ट हैज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रेस्ट में लाना है, मतलब आपको क्या करना है, उसका स्पीड लगातार कम करते जाना है। तो स्पीड कम करने के लिए आपको उसको रिटार्ड करना पड़ेगा। रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन जो क्रिएट होगा वो भी इस डायरेक्शन का है। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो वो रिटार्डेशन का केस होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 है, फिर हमें ये बोला गया कि फाइनली द पार्टिकल शुड बी ब्रॉट टू रेस्ट, और कितने टाइम पे पार्टिकल को रेस्ट पे लेके आना है, तो 4 सेकंड के बाद पार्टिकल को क्या करना है, रेस्ट पे लेके आना है। u पता है, v पता है, t पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v माइनस यू, v is equals to u plus at डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी लिख दो, जैसा मर्जी है वैसा सॉल्व कर लो। t के प्लेस में पुट कर दो 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे रिटार्डिंग फोर्स नहीं कैलकुलेट, मुझे रिटार्डेशन नहीं कैलकुलेट करके मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम फोर्स क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू अम्मा। अब अगर फोर्स इज इक्वल टू अम्मा है तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वाज 10 एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 12.5। ठीक है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 125 न्यूटन। तो जो लोग माइनस बोल रहे हैं उसका बस इतना मतलब होगा कि फोर्स विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आया क्या समझ में? सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ बस आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया, डायरेक्शन आपसे पूछा गया, तो आप बोलना कि 125 न्यूटन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? सर यस सर। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि एक वुडन प्लैंक है, एक वुडन प्लैंक है और ये कुछ थिकनेस का होगा। ठीक है, वुडन प्लैंक जो है वो कुछ थिकनेस का प्लैंक है इस तरह से। एक बुलेट जो था वो एंटर करने वाला है इसमें, एक बुलेट जो था वो कुछ तो v के स्पीड से एंटर करने वाला था इसमें। मतलब जब ये फायर हुआ तो प्लैंक इसको मिला, ये प्लैंक है, और ये प्लैंक के अंदर v के स्पीड से एंटर करने वाला था। ये देखा गया कि जब ये प्लैंक के अंदर 3 सेंटीमीटर एंटर कर चुका है, जब ये प्लैंक के अंदर 3 सेंटीमीटर अंदर एंटर कर चुका है, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v/2। अगर ये प्लैंक के अंदर 3 सेंटीमीटर अंदर एंटर कर चुका था तो इसकी वेलोसिटी मिली मुझे v/2। अब ये पूछा गया है कि अगर ये प्लैंक के अंदर 2 सेंटीमीटर और एंटर कर जाए तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन। आया क्या समझ में? क्वेश्चन क्या है, प्लैंक में एंटर करने से पहले इसका जो स्पीड था वो था v। जब ये प्लैंक में 3 सेंटीमीटर अंदर एंटर कर गया देन द वेलोसिटी, अरे ये क्या हुआ, मैं ऑडिबल हूं ना? यस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये प्लैंक के अंदर 3 सेंटीमीटर एंटर करता है तो इसका वेलोसिटी v/2 हो गया। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन द सेम बुलेट विल एंटर 2 सेंटीमीटर फर्दर। यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई करके देखते हैं। नहीं बनेगा मैं हेल्प करूंगा, तो डरने वाली बात एकदम नहीं है। ठीक है, मैं कुछ लोगों के लिए मैसेज भेज देता हूँ ग्रुप में, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। आपसे मैं यही करूंगा, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसे घर में मैसेज भेज दूंगा।
सबको क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या है? यस सर। ट्राई करो। सर 3 सेंटीमीटर एंटर करके फिर 2 सेंटीमीटर जाएगा। हाँ, मतलब जब उसने वो 3 सेंटीमीटर एंटर किया ना, तब उसका वेलोसिटी v/2 हो चुका है। तो और फर्दर 2 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट बुलेट? इतना मुश्किल नहीं है। मैं बता दूं क्या? यस सर। सर एक मिनट रुक सर, एक मिनट। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। देखो प्लैंक क्या करेगा ना, प्लैंक सर कुछ मत दो। रिटार्डेशन, हिंट छोटा सा प्लैंक क्या करेगा ना, रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। और जैसा रिटार्डेशन यहाँ से यहाँ मिलेगा, सेम रिटार्डेशन यहाँ से यहाँ भी होगा। वही प्लैंक है, तो वो प्लैंक जितना रिटार्डेशन इसको यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करने वाला है, वही रिटार्डेशन इसको यहाँ से यहाँ मिलेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ का रिटार्डेशन कैलकुलेट करो, उस रिटार्डेशन को यहाँ पर यूज कर लो, you'll get the final velocity। नहीं आया समझ में अभी भी? प्लैंक है, तो प्लैंक एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे? हाँ देखो, मैंने क्या बोला कि अगर ये यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है तो वेलोसिटी रिड्यूस हुआ, और डेफिनेटली होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये प्लैंक क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। अगर बुलेट इधर एंटर करने की कोशिश करेगा तो प्लैंक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये प्लैंक जो है वो इसके मोशन को, बुलेट के मोशन को रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है। अब जो रिटार्डेशन यहाँ से यहाँ मिला होगा, वही रिटार्डेशन का रेट तो यहाँ से यहाँ पे भी मिलेगा ना, क्योंकि सेम प्लैंक है, प्लैंक में कोई चेंज आया नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ का रिटार्डेशन फाइंड आउट करके इस वाले सिचुएशन में यूज कर लेते हैं। अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्या? पता नहीं मुझे, फाइनली तो 0 होना ही है। सर 0 होगा 1 सेंटीमीटर के बाद। ये 3 सेंटीमीटर हो गया ना, इसके 1 सेंटीमीटर तो 0 हो जाएगा। अच्छा 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बाद ही 0 हो जा रहा है? पता नहीं, देख लेते हैं। यस सर। देख लेते हैं। फाइनली 0 तो होना ही है, प्लैंक उसको रोक देगा, प्लैंक रोक देगा मतलब फाइनली 0 होगा। अब कब 0 होगा ये सोचना है। पहले तो बताओ सबको क्वेश्चन समझ में आया है कि सर ठीक 2 सेंटीमीटर के बाद 0 हुआ। ठीक 2 सेंटीमीटर के बाद 0 हो जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आप 0 बोल रहे हो क्या अर्पित? यस सर। ओके देखते हैं। मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ इसको। सपोज ये मान लो ये है A, ये है B और ये B to C। अब अगर A से B चलेंगे फॉर A to B, अगर मैं बात करूं A से सर मैं B कह रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर के बाद और 1 सेंटीमीटर के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 रहेगा। 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ही 0 हो गया तो यहाँ पे तो 0 Yes, रहेगा, sir. ऐसे ही बोलो ना। देख लेते हैं। यस सर। तो फॉर A to B अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v/2। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v/2 यस है। सर 1 सेंटीमीटर के बाद 0 होगा। देख लेते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है 3 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 0.03 मीटर लिख देता हूँ ऐसा। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके रिटार्डेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 into एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के प्लेस में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के प्लेस में अपने को एक्सेलरेशन का वैल्यू पता नहीं तो a रहने देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में मैंने लिख दिया 0.03। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इसको अगर, तो ये वाला वैल्यू जब इधर जाएगा तो v² माइनस v²/4, ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 3v²/4 विद अ नेगेटिव साइन। हाँ या ना? यस ठीक है, इक्वल्स टू 2 into 0.03 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद
जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 3v² अपॉन 4 into 0.06 इंटू 0.03। अब मैं ना इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फालतू का कैलकुलेशन नहीं बढ़ाते यहाँ पे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब सेम एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये 2 सेंटीमीटर से पहले ही रुक जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ कि कब ये जाके रुकेगा। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि बी से लेकर कोई एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बी से लेकर कोई एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना है, तो वो v/2 का है। फाइनली वेलोसिटी जो x पर होगा वो 0 हो जाएगा। कितने डिस्प्लेसमेंट पर होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ एक्सेलरेशन या रेट ऑफ रिटार्डेशन यही होगा जो पहले हमने यूज किया था। तो अगर आप ये वैल्यू यूज करोगे तो ये 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ये v²/4 हो गया, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू है 3v² डिवाइडेड बाय 4 into 2 into 0.03 into डिस्प्लेसमेंट 2as। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v²/4 इज इक्वल टू 2 into 3v² अपॉन 4 into 2 into 0.03 into डिस्प्लेसमेंट। अब जो कैंसिल आउट होता है ना, कैंसिल आउट कर दो, v² से ये v² गायब होगा, 4 से ये 4 गायब हो जाएगा, 2 से ये 2 गायब हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 हो गया और ये 0.01 हो जा रहा है, 0.01 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0.01 ट्रैवल करने के बाद, इसके बाद यहां से 0.01 ट्रैवल करने के बाद मतलब 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद यहीं पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो आंसर विल बी 0। आया क्या समझ में? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो पूरा ट्रैवल कैसे करेगा? ट्रैवल नहीं किया ना, अच्छा हाँ ये भी बोल सकते हैं, ट्रैवल नहीं किया। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, गुड। जैसे यहीं पर वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो आप क्या बोल दोगे, ऑप्शन आपके पास ऐसा रहना चाहिए कि द बुलेट विल नेवर रीच पॉइंट सी, आप ये बोल दोगे द बुलेट विल नेवर रीच पॉइंट सी। वेरी नाइस, द बुलेट विल नेवर रीच, द बुलेट विल नेवर रीच पॉइंट सी। क्यों रीच नहीं करेगा? क्योंकि वो पॉइंट यहीं कहीं पर पॉइंट एक्स पर क्या हो गया था, उसका वेलोसिटी 0 हो गया था। तो दिस विल बी योर आंसर। आया क्या समझ में? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। हाँ आ सकते हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन अच्छा तो दिख रहा है, सुंदर है। सर वही बोल रहा हूँ ना, इजी है ना। अच्छा वो इजी है इसीलिए। अरे तो इजी क्वेश्चन नहीं काइनेमैटिक्स आते वो पूरा मेरा दिमाग खाली है था। देखो काइनेमेटिक्स थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर, कर रहा हूँ सर। हर टॉपिक में ना कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ भारी भरकम ही मिलने वाला है। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ सबको समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ बताने से पहले ना मैं आपको कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस बताना चाहता हूँ। टाइप ऑफ फोर्सेस जो हम यूज करेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको इसी तरह के फोर्सेस मिलेंगे। सबसे पहले तो जो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स होता है ना, वो होता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट या इसको फील्ड फोर्स भी कहते हैं। अब मैं दोनों का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कभी आपको टीचर ने आपको दबा के दिया होगा आपके गालों पे, तो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। आपके टीचर और आपके गालों के बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ, उसमें जो फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपके टीचर ने अगर आपको लगाया होगा तो आपके टीचर को दर्द नहीं हुआ होगा, दर्द उनको भी हुआ होगा, लेकिन आपको शायद ज्यादा हुआ होगा, उनको कम हुआ होगा। तो इस तरह का फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट, अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टेंशन कॉमा नॉर्मल, टेंशन कॉमा नॉर्मल, इस तरह के फोर्सेस आएंगे विच आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic ठीक है, जैसे जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो ऐसा नहीं होता कि जो धरती है, धरती माता से एक हाथ निकलती है और वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींच के ले आती है। उन दोनों के बीच में एक फोर्स रहता है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है। तो बिना कांटेक्ट के अगर कोई फोर्स लगे उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। इसका एग्जांपल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी 11th के सिलेबस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। 12th के सर सिलेबस टेंशन का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी है ना? नहीं, टेंशन में बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा ये सर। ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्लास 12 का स्टार्टिंग चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 4th चैप्टर में आता है क्लास 12 में। तो अभी अगर आप फील्ड फोर्स के बारे में बात करोगे तो सिर्फ एक फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अच्छा और भी क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, उतना शायद डिटेल मेरे को आता भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारे मतलब के फोर्सेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फोर्स जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है वेट। कोई अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज योर वेट, तो कितना बताओगे? मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मास इनटू ग्रेविटी। मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट इज योर वेट और तुमने बोल दिया 50 केजी, तो कौन बेवकूफ? बताने वाला या पूछने वाला? बताने वाला। दोनों। पता नहीं, दोनों नहीं, लेकिन बताने वाला तो डेफिनेटली बेवकूफ है। यस सर। वेट अगर पूछा गया है, वेट पूछा गया है, मास नहीं पूछा गया। अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज योर मास, तब आप उसको बोलना कि अच्छा मेरा मास इज 50 केजी, 50 केजी मेरा मास है, देन इट्स करेक्ट। वेट क्या है? वेट और मास में डिफरेंस समझेंगे। आप ये जानते हो कि अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, बैठा बैठा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, उस फोर्स को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। वेट होगा 50 केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। हाँ, 50 केजी, 50 into 10, 500 न्यूटन बोल सकते हैं। 500 न्यूटन बोल सकते हैं। हाँ, वेट को आप क्या बोलोगे? तो वेट कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बोलना कि द अर्थ इज पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट, द अर्थ इज पुलिंग, ये स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं है, ये पुलिंग खींचने वाला पुलिंग है। द अर्थ इज पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट towards itself, and the force with which the earth is pulling any object is the weight of that object, is the weight of that object, is the weight of that object। और बाय मैथमेटिक्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लिखना है तो वेट जो होगा वो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, उसका वेट होता है। अब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज नहीं होता। मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कितना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, वो उसका मास कंस्टिट्यूट करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन मास इनटू, अब ये जी का वैल्यू अर्थ में कुछ अलग होगा, जी का वैल्यू मून में चले जाते हैं तो ये सीधा 1/6 से रिड्यूस हो जाता है। तो अलग अलग प्लैनेट्स में या अलग अलग आप सैटेलाइट्स में जाओगे तो वहां पे आपका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो वेट होगा वो चेंज होता जाएगा। तो वेट जो है, वेट इज अ फोर्स एंड इट इज नॉट अ व्हाट मास। वेट और मास में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब किसी भी फोर्स के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको दो बातें सीखना है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो वेट जो है, अब ये अर्थ क्या होता है ना, अर्थ जनरली बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर डीलिंग। जैसे मान लो ये बड़ी सी धरती है और इसमें मान लो कोई इंसान खड़ा होगा, तो कितना होगा, इत्तू सा होगा इंसान, इत्तू भी मैंने बहुत बड़ा बता दिया।
मान लो मैंने ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक मैंने रख दिया, तो ये ब्लॉक जो है वो अर्थ के डायमेंशन के सामने कुछ भी नहीं। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसका जो वेट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाओगे और बोल दोगे mg। मान लो सेम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो वेट कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे क्या, नीचे ऐसे नीचे दिखाएंगे ना, या ऐसे दिखाएंगे, डाउनवर्ड दिखाओगे। वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। तो अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर ऑब्जेक्ट, ऐसा थोड़ी है कि मान लो ये अर्थ है पूरा और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे खड़ा हो तो उसको, तो ऐसा क्यों होता है? अरे तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि वेट इसका नीचे दिखा देंगे। नहीं, मतलब वो सेंटर की तरफ ही क्यों जाता है, कोई और डायरेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा है ना, ये अर्थ को हम क्या करते हैं, अर्थ को ऐसा मान ले कि वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है अगर, तो उसकी टेंडेंसी हमेशा, ये जो फोर्स लगाता है वो हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर की तरफ लगाता है, ऐसा मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, ऑब्जेक्ट इधर रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, आप हमेशा ये बोलोगे कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ को हम एक स्फीयर मान के स्टडी करते हैं। अगर वो स्फीयर है, सिमेट्रिक है, तो हमेशा वो जो सारे नेट फोर्सेस होंगे, ये सारे नेट फोर्सेस जो होंगे, इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होना चाहिए। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है कि अर्थ के डायमेंशन के कंपैरिजन में आ सके। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ये बड़े से धरती का एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, एक प्लेन होगा, ऐसा प्लेन, ये बना दिया मैंने अर्थ। अब इसके ऊपर अगर आपने ब्लॉक रख दिया, तो आप इसमें वेट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। मान लो अगर ये m1 मास है और इस तरह से एक और मास रखा हुआ है, अगर मैंने बोला कि आपको दोनों का वेट रिप्रेजेंट करना है, तो सिंस ये इनका डायमेंशन अर्थ के डायमेंशन के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए जब भी हम डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप क्या करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाओगे। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। आया क्या समझ में ये? हाँ सर। ठीक है, तो वेट के बारे में याद क्या रखना है, पहला बात तो आप ये याद रखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फोर्स है जिससे अर्थ क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात याद रखना है कि वेट जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस आते हैं जिनका डायमेंशन अर्थ के डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। उस केस में वेट को हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिखाना है, और क्या लिखोगे, m1 into g। आया क्या समझ में ये? यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर इतना ही रहने देते हैं। आज ऐसे कुछ खास पढ़ाया नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल्स कराया और वो न्यूटन सेकंड लॉ की बताया है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस लगेंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, फिर क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। हाँ बोलो। सर कल टेस्ट में आप जितना तक पढ़ा उतना तक आएगा? कल टेस्ट नहीं है, कल डिस्कशन है। कल डिस्कशन होगा, मतलब तुम्हारे डाउट्स जो भी होंगे कल। डाउट्स का टॉपिक क्या है? टेस्ट का टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स। ठीक है। ठीक है, जनरली सेकंड वाले टेस्ट होगा कब? टेस्ट है फ्राइडे, कल परसों फ्राइडे को टेस्ट होगा। कल डिस्कशन है। ओके सर। ठीक है, कल डिस्कशन है। डिस्कशन मतलब तुम्हारे जो भी डाउट्स है, प्रोजेक्टाइल के, वेक्टर के, रेन मैन प्रॉब्लम के, रिवर बोट प्रॉब्लम के, जो भी तुम्हारे डाउट्स है कल तुम पूछ लेना और परसों को टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो एंड करते हैं अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा तो फिर एंड करते हैं।